Hi everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll discuss part 3 of chapter number 6 British policies and their impacts. We have discussed till here in part 2. Part 2 में बेटा हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं. हम पार्ट 3 को स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक से ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. तो बेटा अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ तक कोई मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी नहीं था और कम्युनिकेशन भी अवेलेबल नहीं था. मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स रेलवेज इंडिया में 1950s तक नहीं थी. 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ तक नहीं थी. इवन टेलीग्राफ टेलीफोन भी इंडिया में अवेलेबल नहीं थे. कब तक? 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ तक. तो इतनी चीज़ें क्लियर हैं. There were no modern means of transport and communication in India until what? फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी. और 19th सेंचुरी कौन सा पीरियड होता है बेटा? 1801 से जो 1900 पे ख़त्म हो. अब यहाँ पर फर्स्ट हाफ बोल रहे हैं तो हम बोल दे रहे हैं कि 1850 तक भाई नहीं था इंडिया में कोई मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन. फिर बेटा लॉर्ड डलहौजी इंडिया आते हैं. अब लॉर्ड डलहौजी जब इंडिया आते हैं, इंडिया में गवर्नर जनरल बनते हैं, तो वो देखते हैं भाई सब कुछ ठीक चल रहा है पर क्यों ना इंडिया में रेलवे भी बना दी जाए. ज़रूरत तो है, इतना बड़ा इंडिया है. हमारा इंग्लैंड तो देखो छोटू सा था, अभी इंडिया इतना बड़ा है. यहाँ पे एक जगह से दूसरे कॉर्नर पे हमें अगर कोई सामान भेजना हो तो प्रॉब्लम होती है. तो बेटर है हम यहाँ रेलवे बना दें. ऐसा किसका विचार था? लॉर्ड डलहौजी का. तो लॉर्ड डलहौजी अपनी इस सोच को दूसरे लोगों को भी बताएंगे तब तो जाके रेलवेज इंडिया में बनेगा ना. तो लॉर्ड डलहौजी प्रपोज्ड द यूटिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज. लॉर्ड डलहौजी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट्स लिखते हैं जिसे क्या कहा जाता है? मिनट ऑन रेलवेज. वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और वो पॉइंट पूरी एक्यूरेसी के साथ लिखते हैं, पूरे सटीक तरीके से लिखते हैं वो पॉइंट्स, और वो प्रेजेंट करते हैं कि भाई रेलवे लाइंस क्यों इंडिया में बन जाना चाहिए या क्या रेलवे की यूटिलिटी है. और लॉर्ड डलहौजी की मिनट की वजह से ही हमने देखा कि पहली रेलवे लाइन ले डाउन की गई. ले डाउन करना मतलब ऐसे तुम लोगों ने देखा होगा ना, रेलवे ट्रैक्ट होते हैं यहाँ पर एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, तो ये रेलवे ट्रैक को बिछा देने को ही क्या कहते हैं? ले डाउन करना. तो क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने प्रपोज़ किया कि भाई रेलवे का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, उन्होंने अपने मिनट को बताया, लोगों को लिख कर दिया सबको कि भाई क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है एक समरी फॉर्म में, एक्यूरेट फॉर्म में. फिर रेलवे लाइन बिछ गई, रेलवे लाइन ले डाउन हो गई. कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने के बीच में. कब? 1853 में. अब रेलवेज इंडिया में जब काम करने लग जाएगी तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट थे अब हम वो पढ़ेंगे. द इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज ऑन इंडिया इज़ एज फॉलोज. पहला, जो रॉ मटेरियल था वो इंडिया के डिफरेंट पार्ट से ट्रांसपोर्ट किया जाने लगा, है ना, जल्दी जल्दी. वो भी जो रॉ मटेरियल था वो इंडिया के एक कोने से लिया जाता, दूसरे तक पहुंचा दिया जाता बहुत ईजिली. और कहाँ पहुंचाना था इनको रॉ मटेरियल को? पोर्ट सिटीज़ तक. ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड तक जाने के लिए, जैसे ये रहा इंडिया हमारा, ठीक है, अब इंग्लैंड जाना है, गुड, पोर्ट से ही जाना है. ठीक है, अब जब पोर्ट से इसको पहुंचाना है तो अगर कोई रॉ मटेरियल यहाँ अवेलेबल है या यहाँ अवेलेबल है तो इसको फट से इस पोर्ट तक लाओ, इसको इस पोर्ट तक लाओ, है ना. कोई गुड यहाँ अवेलेबल है तो उसको इस पोर्ट तक पहुँचाओ. तो इंडिया के डिफरेंट कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक ट्रांसपोर्ट किया जाने लगा रॉ मटेरियल का. और फाइनली इन्हें कहाँ से कहाँ पहुँचाया जा रहा था? वहाँ पहुँचाया जा रहा था जहाँ पर पोर्ट अवेलेबल होंगे. पोर्ट जहाँ पर शिप आते हैं, रुकते हैं, वहाँ पर शिप्स पे लोडिंग अनलोडिंग होती है ना. तो ये पोर्ट सिटीज़ तक ये गुड पहुँचा दिया जाता थ्रू रेलवेज़. क्लियर है? इवन अब जैसे इंग्लैंड से कोई गुड आ रहा होता, ठीक है, इंग्लैंड से स्वेज कैनल के थ्रू अगर कोई गुड आ रहा होता तो वो इंडिया पहुंचता. कहाँ पहुंचता? पोर्ट सिटी पहुंच जाता, भले वो मुंबई पहुंचता या कहीं पर भी पहुंचता इंडिया के डिफरेंट पोर्ट में. गोवा मुरमगांव पोर्ट पहुंच जाता, मुंबई पोर्ट पहुंच जाता, कांदला पहुंच जाता. कांदला, हाँ, ठीक है. अब यहाँ से इसको डिफरेंट पार्ट तक ले जाना है तो इसके लिए भी किसकी ज़रूरत पड़ती? रेलवेज़ की ज़रूरत पड़ती. पहले तो रॉ मटेरियल डिफरेंट पार्ट से पोर्ट सिटीज़ तक लाओ. अगर इंग्लैंड से कोई गुड आया है तो वो पोर्ट सिटीज़ पे अनलोड हो जाएगा. अब इसको वापस से डिफरेंट पार्ट्स तक भेजना है हमको, तो इसके लिए भी रेलवेज़ की रिक्वायरमेंट लगती. समझ में आ गई बात? अगर मैंने थोड़ा भी कंफ्यूज किया हो तो बेटा देखो, ये रहा इंडिया. इंडिया के एक कॉर्नर में यहाँ पे मध्य प्रदेश से सपोज़ करो कोई रॉ मटेरियल ये ला रहे हैं तो इसे या तो मुंबई लेके जाएंगे या कोचीन लेके जाएंगे और यहाँ पे शिप्स में रखाएगा और इंग्लैंड पहुँच जाएगा.
ठीक है। पर अब कोई गुड इंग्लैंड से आ रहा है, अब इंग्लैंड से आ रहा है, इसी रास्ते आ गया, चलो अब आ गया तो वो पोर्ट सिटी तक पहुंचेगा, पर हमें तो पूरे इंडिया में इसको पहुंचाना है ना, तो इसके लिए भी काय की ज़रूरत पड़ी, रेलवे की। चलो सिमिलरली जब फिनिश गुड आया जो हमने इंग्लैंड से बुलवाया, उसे अनलोड किया गया शिप से पोर्ट सिटीज़ पर, और फिर इसको रेलवे के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा दिया। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट, बेटा जितनी भी मिलिट्री इंपॉर्टेंट एरियाज़ थे, ठीक है, मिलिट्री इंपॉर्टेंट एरियाज़ थे, उन्हें भी आपस में कनेक्ट करना था कि ईजिली अपनी मिलिट्री को चैनलाइज कर पाएँ। जब इन्हें मिलिट्री की ज़रूरत गोवा में हो तो गोवा पहुंचा दे, जब मिलिट्री की ज़रूरत कश्मीर में हो तो कश्मीर पहुंचा दे। तो मिलिट्री के जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ थे उन्हें कनेक्ट कर लिया गया थ्रू रेलवेज़। क्लियर है। देन थर्ड, रेलवे वर यूज टू रीच द रिमोटेस्ट ऑफ द विलेज ऑफ द कंट्री। और रेलवे को इस तरीके से ले डाउन किया गया कि रिमोटेस्ट बिल्कुल इंटीरियर विलेज एरियाज़ हैं जिन्हें भी कनेक्ट कर लिया जाए, कि अगर वहाँ पे कोई रॉ मटेरियल अच्छा हो उसे लाया जा सके, वहाँ तक फिनिश प्रोडक्ट पहुँचाया जा सके। तो रेलवे लाइन की नेटवर्क को इस तरीके से बिल्ड किया गया। सेकेंड पॉइंट में हमने पढ़ा कि जितने भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एरियाज़ हैं उन्हें कनेक्ट किया जा सके। थर्ड पॉइंट में हम पढ़ रहे हैं कि इसके थ्रू हमने रिमोटेस्ट विलेज एरियाज़ को भी जोड़ दिया, ठीक है, वहाँ तक भी हमारी रेलवे के थ्रू रीच हो गई। इसकी वजह से क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे वो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी बनाने में कामयाब रहे। पॉलिटिकली सक्सेसफुल होने के लिए आपको हर एरिया तक पहुंचना ज़रूरी है, तो रेलवेज़ के थ्रू पहुंचे, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर कर पाए। रेलवेज़ वर एम्प्लॉयड टू कैरी फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग फेमाइन्स। इवन रेलवेज़ का यूज़ इन्होंने कहाँ पर किया, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में फेमाइन आ जाए, फेमाइन बोले तो क्या बोलते हैं, भूखमरी से जब लोग मरने लग जाएं, अकाल, फेमाइन का एग्जैक्ट मीनिंग होता है अकाल, मतलब भूख प्यास से जब लोग मरने लग जाएं ना, तो उसे बोलते हैं फेमाइन। तो अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में फेमाइन आता तो भी ये रेलवेज़ का यूज़ करते, रेलवेज़ में फूड ग्रेन्स को लोड कर देते और उस एरिया तक पहुंचा देते, वहाँ पर वो गुड अनलोड हो जाता, ठीक है। सो रेलवेज़ वर एम्प्लॉयड टू कैरी फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग फेमाइन्स टू द फेमाइन्स हिट एरियाज। देन रॉ मटेरियल वर कैरीड टू द फैक्ट्रीज, रॉ मटेरियल फैक्ट्रीज तक पहुंचता विद इन इंडिया यूजिंग रेलवेज़। रेलवेज़ का यूज़ करके इंडिया में जो थोड़ी बहुत फैक्ट्रीज थी वहाँ तक रॉ मटेरियल को पहुँचाया जाने लगा, जिससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ। एक नेक्स्ट जो बहुत अच्छा काम रेलवेज़ ने किया वो ये था कि भले ही आप किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट, किसी भी रीजन से बिलोंग करते हो, आप रेलवेज़ को एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो। तो हम बोलते हैं ना कि पूरे इंडिया में कनेक्टिविटी बनाने का काम, यूनिटी लाने का काम हम कह सकते हैं कि रेलवे ने किया, ठीक है। अब रेलवेज़ इस तरीके से डेवलप किया गया पूरे नेटवर्क को कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमने छुआछूत वगैरह नहीं देखी। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, किसी भी रीजन से बिलोंग करते हो, बिहार का बंदा मुंबई पहुँचेगा, मुंबई का बंदा गोवा पहुँचेगा, गोवा का बंदा कोचीन पहुँचेगा, भले वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो। तो एक सोच ये भी हम कह सकते हैं इसके पीछे जो हमारे काम आई वो ये थी कि इसने सारे कास्ट बैरियर्स को तोड़ा, क्लास बैरियर्स को तोड़ा। ट्रेन है उसमें सारे लोग बैठ के जा रहे हैं, वो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रीजन के हो, किसी भी रिलीजन के हो। तो यहाँ कहीं ना कहीं रेलवेज़ ने इंडिया में यूनिटी बनाने का काम किया। ये हमारे एस्पेक्ट से सही था, है ना, इंडियंस को बहुत फ़ायदा इस बात का मिला। फिर बेटा टेलीग्राफ सर्विसेज इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई, पोस्ट ऑफिसेज इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए। आज हम देखते हैं ना कि पोस्ट ऑफिस सिर्फ सेविंग्स का काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लेटर्स को डिस्पैच करने का काम नहीं कर रहे हैं, इससे भी ज़्यादा कहीं इनका रोल इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है पोस्ट ऑफिस का। विलेज एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में तो इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये जो पोस्ट ऑफिसेज हैं, टेलीग्राफ सर्विसेज है, ये भी इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस की थी? ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की थी। और इसने क्या किया? इंडिया में कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया। टेलीग्राफ एंड पोस्ट ऑफिस वर ऑल्सो सेटअप इन इंडिया टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन। भले ही ब्रिटिशर्स ने अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए टेलीग्राफ पोस्ट ऑफिस को इंडिया में सेटअप किया हो, पर अल्टीमेटली उसका एडवांटेज हमें भी मिला। लॉर्ड डलहौजी ने यूनिफॉर्म रेट इंट्रोड्यूस किए पोस्टेज के। ब्रिजेस, रोड्स कंस्ट्रक्ट की गई जिससे ट्रांसपोर्टेशन और ज़्यादा आसान हो जाए। बहुत सारे ब्रिजेस उसी टाइम में बने, रोड्स का कंस्ट्रक्शन हुआ और सिर्फ इनके पीछे एक ही मोटिव था कि भाई ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ज़्यादा स्मूथ बना देना।
डू यू नो सेक्शन आपको बता रहा है कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे इज़ बिल्ट हुई थी 1879 से 1881 के बीच में। अब हम मॉडर्न एजुकेशन की बात करेंगे। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें, प्री ब्रिटिश एरा की, जब ब्रिटिशर्स इंडिया नहीं आए थे उसके पहले की, तो बहुत ही फ्लेक्सिबल सिस्टम हुआ करता था बेटा एजुकेशन का। जैसे आज हम देखते हैं कि एक क्लास में कोई बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कोई बच्चा कितना भी वीक क्यों ना हो, दोनों एक ही करिकुलम को पढ़ रहे हैं, है ना, एक ही टीचर उन दोनों को एक ही क्लास में बिठा के पढ़ा रहा है। भले उनके मेंटल लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, पर बेटा पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। एजुकेशन हर बच्चे को अलग अलग तरीके से दी जाती थी, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग दी जाती थी। क्लियर है? और वो एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा था। क्यों अच्छा था? क्योंकि अब एक बच्चा है जिसकी नीड अलग है, उसको भी आप वही एजुकेशन सिस्टम दोगे जो उसके किसी काम का ही नहीं है, तो कितना वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो हमारा पहले जो सिस्टम हुआ करता था बहुत फ्लेक्सिबल हुआ करता था। अच्छा, पहले कैसा होता था कि अगर कोई किसान का बेटा है, सोइंग सीज़न, हार्वेस्टिंग सीज़न में उस बच्चे को अपने पापा को भी हेल्प करना है, तो शोइंग सीज़न, हार्वेस्टिंग सीज़न में स्कूल बंद कर दिए जाते थे। ठीक है, कि बच्चा अपने पेरेंट्स की मदद करे, और जब वो बच्चा अपने पेरेंट्स की मदद करेगा तो वो एग्रीकल्चर के बारे में भी बहुत कुछ सीख पाएगा, शोइंग सीज़न में कैसे काम करना है, हार्वेस्टिंग सीज़न में कैसे काम करना है। तो एट दी एंड जब उसका एजुकेशन कंप्लीट होगा तब तक उसका ग्राउंड लेवल पे जो उसके पापा का ऑक्यूपेशन है वो सारी चीज़ें भी वो सीख ही जाएगा, क्योंकि बैक एंड पे स्कूल जब बंद थे तो वो काम भी कर रहा था। क्लियर है? तो वो अननोन नहीं रहेगा एग्रीकल्चर से। पर आज हमारा बच्चा कॉलेज भी पास कर ले और उससे हम एग्रीकल्चर के रिगार्ड में कुछ पूछें, भाई कब शोइंग करना है, कब हार्वेस्टिंग करना है, उसको कुछ नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पर हर उस टाइम में जहाँ पर बहुत ज़्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती थी, स्कूल को बंद कर दिया जाता था। क्लियर है? तो जब से ब्रिटिश स्कूल्स आए तब से हमारे स्कूलिंग सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट हो गया। भाई स्कूल की हॉलीडेज़ ऐसा नहीं होगा कि शोइंग टाइम, हार्वेस्टिंग टाइम में होगी, एक स्पेसिफिक करिकुलम कर दिया, कॉपीज़ की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। पहले श्रुति पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, बच्चे के सुनने पे ज़्यादा सुनने को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था रादर देन राइटिंग, कि भाई सुन के सीखता था बच्चा। पर अब तो हम लिख लेते हैं, एक ट्यूशन की कॉपी अलग बना ली, स्कूल की कॉपी अलग बना ली, है ना, नोट्स की कॉपी अलग बना ली, क्वेश्चन आंसर की अलग बना ली, दिमाग में कुछ नहीं है, सब राइटिंग में है। पहले आपने दिमाग में रख लिया तो ठीक, और नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, क्योंकि राइटिंग में तो कुछ होता ही नहीं था। और कुछ नहीं तो कुछ बच्चे स्कूल ट्यूशन से नहीं सीख पाए, यूट्यूब से देख लेंगे, इस टीचर से नहीं समझ में आया उस टीचर से देख लेंगे। तो आजकल आप लोग सुनने पे कम ध्यान देते हो, इसीलिए एजुकेशन की क्वालिटी डिटोरिएट होती जा रही है। चलो, अब हमारी बुक क्या बोल रही है कि जो प्री ब्रिटिश इंडियन एजुकेशन था वो बहुत फ्लेक्सिबल हुआ करता था। टीचिंग लर्निंग पाठशालाज में हुआ करती थी, मदरसे में हुआ करती थी, हिंदूज जाते थे पाठशाला में, मुस्लिम जाते थे मदरसे में। कोई प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक नहीं होती थी, कोई प्रिस्क्राइब करिकुलम नहीं होता था। टीचर्स स्टूडेंट्स को ओरली पढ़ाते थे। जनरली टीचर अपने घरों में, मंदिरों में बैठा के बच्चों को पढ़ा दिया जाता था, कई बार पेड़ के नीचे पढ़ा दिया जाता था बच्चों को। जो टीचर होता था वो डिसाइड करता था कि भाई वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा। ठीक है, टीचर बता देता था इस बच्चे के लिए भाई ये इस ऑक्यूपेशन से बिलोंग करता है, इसके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है, और इसका माइंड बहुत शार्प है, इसको ये भी पढ़ाया जा सकता है, वो खुद डिसाइड करके पढ़ा देता था। बहुत सारे जो इंडियन स्टूडेंट्स होते थे उन्हें संस्कृत, पर्शियन, मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता था। साइंस, ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता कि यार ये 100% कंप्लीट या करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। बहुत सारे गुरुकुल्स ऐसे थे, जैसे नालंदा है, तक्षशिला है, इसमें साइंस, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी अलग अलग ब्रांचेस थी, एक रूफ के अंदर भी नहीं पढ़ाया जाता था। एस्ट्रोनॉमी अलग पढ़ाई जा रही है, एस्ट्रोलॉजी अलग पढ़ाई जा रही है, मेडिकल साइंस अलग पढ़ाया जा रहा है। तो फिर ये बात तो इसमें थोड़ा सा सुधार होने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं है कि हम साइंस और ज्योग्राफी नहीं पढ़ाते थे। नालंदा और तक्षशिला दोनों में भूगोल की क्लासेस होती थी। ये तो आप कहीं राइटिंग्स में भी देख सकते हो कि वहाँ पर भूगोल में स्पेशलाइजेशन होता है। इवन गूगल पे भी जब आप डीप में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये तो खैर मैंने गलत है, पर हम बोल सकते हैं कि मोस्टली संस्कृत पढ़ाई जाती थी, पर्शियन पढ़ाई जाती थी, मैथ्स पढ़ाया जाता था। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि साइंस और ज्योग्राफी नहीं पढ़ाए जाते थे, पर हमारी बुक बोल रही नहीं पढ़ाए जाते थे, तो आपको आंसर में भी यही मेंशन करना है कि नहीं पढ़ाए जाते थे। कोई एग्जामिनेशन नहीं होता था, जैसे आज आपको P1, P2, P3 देना पड़ता है, टर्म 1, टर्म 2 देना पड़ता है, वैसे नहीं हुआ करता था। दिस ऑफन डिप्राइव द स्टूडेंट्स ऑफ द नॉलेज ऑफ द एडवांस हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ये भी बिल्कुल गलत है।
बिल्कुल गलत है, सच में गलत है। पर बुक बोल रही है तो आप पढ़ लो कि भाई क्योंकि हमारे स्कूल में साइंस नहीं पढ़ाए जाते थे, ज्योग्राफी नहीं पढ़ाई जाती थी, इसलिए हमारे बच्चे को ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या हो रहा है ये पता ही नहीं होता था। ऐसा नहीं है, हमने बहुत सारी एडवांस डिस्कवरीज पहले ही कर रखी थी। इवन यूरोप में भी वो चीज़ें नहीं हुआ करती थी, उसके पहले हमारे इंडिया में अवेलेबल थी। क्लियर है? हम आदिकाल से ज्योग्राफी को भूगोल बोलते आए हैं। भू मतलब हमारी धरा, गोल मतलब गोल। तो हमारी धरती गोल है, ये हमने आदिकाल से पढ़ा है, मतलब लिखा हुआ है हमारे ग्रंथों में। तो ज्योग्राफी क्या हमें नहीं पता थी। आप वो देखो एस्ट्रोलॉजी पे, तो आप लोगों ने सुनी होगा ना एस्ट्रोलॉजी, तो उसमें भी बताते हैं कितने प्लैनेट्स है, गुरु शुक्र शनि, शनि का क्या प्रभाव है। ठीक है, तो हमें क्या प्लैनेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी? सप्त ऋषि मंडल हम कब से सुनते आ रहे हैं, मतलब कब से हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है कि हमें ज्योग्राफी नहीं पता थी। ठीक है, चलो। और हमें दुनिया में क्या हो रहा था ये भी नहीं पता था, ऐसा भी नहीं है। दुनिया हमें ढूंढ रही थी ट्रेड करने के लिए, है ना। तो जब ट्रेडर वहाँ से आते होंगे तो अपने साथ कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लेके आते होंगे ना, ऐसे थोड़ी नहीं हमें सब कुछ पता था। पर हमारी बुक बोली तो ये पढ़ लो कि हाँ चलो नहीं पता। शुरू से ही जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एजुकेशन की फील्ड में इंटरेस्टेड नहीं थी। उनको क्या मतलब था, क्यों पढ़ाना है इनको, पढ़ने तो जो पढ़ रहे हैं। पर जो क्रिश्चियन मिशनरीज बाद में आई उन्होंने कंपनी को परसी किया, कंपनी को समझाया भाई कि आपको एजुकेशन सेक्टर में इंटरवीन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपने एजुकेशन में एक बार अंग्रेजी शिक्षा बच्चों को देने चालू कर दी, उनका मेंटालिटी अंग्रेजी बनी तो वो अपने कल्चर को भूल जाएंगे। कलकत्ता मदरसा एस्टेब्लिश हुआ 1781 में। संस्कृत कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ 1791 में। कहाँ पर? बनारस में, जिसे आज वाराणसी कहते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज जिसके रिगार्ड में हम पहले पढ़ चुके हैं, वो 1801 में आया। ठीक है, तो ये आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लर्न करनी। कलकत्ता मदरसा 1781, संस्कृत कॉलेज 1791, फोर्ट विलियम कॉलेज 1801। फिर चार्टर एक्ट आया 1830 का, उसने कहा कि भाई हम 1 लाख रुपए एनुअली एजुकेशन पर्पज़ के लिए खर्च करेंगे। पर यहाँ पर दो ग्रुप्स के बीच में क्लैशेस हो गए कि इस पैसे को किसको दिया जाना चाहिए और किसको नहीं दिया जाना चाहिए। एक ग्रुप चाहता था कि भाई इस पैसे को ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग सिस्टम को दो, है ना, जो संस्कृत पर्शियन पढ़ा रहे हैं उनको दो, जो रीजनल लैंग्वेजेस पढ़ा रहे हैं उनको दो, क्योंकि पढ़ाई इनकी खुद की भाषा में होगी तो ज़्यादा काम की है। पर दूसरा ग्रुप बोलता था नहीं नहीं नहीं, अगर इनको पर्शियन संस्कृत ही पढ़ानी है तो फिर हम पैसा खर्चा कर क्यों करें, ये खुद पढ़ लें। हम तो चाहते हैं कि जहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन दी जाएगी, जहाँ पर इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, जहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन दी जाएगी, बस उसी को फंडिंग मिलनी चाहिए। फिर से ध्यान से सुनो, चार्टर एक्ट 1830 में उसमें क्या कहा कि 1 लाख रुपए शिक्षा पे खर्च करना है। अब यहाँ पर दो ग्रुप अलग अलग बन गए, एक एंग्लिस्ट का, एक ओरिएंटलिस्ट का। ओरिएंटलिस्ट चाहते थे कि भाई जिस भाषा में ये लोग पढ़ रहे हैं पढ़ने दो, बस इनको पैसा दे दो जिससे ये लोग क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव कर पाएँ। एंग्लिस्ट क्या बोलते हैं, नहीं 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 नहीं, अंग्रेजी भाषा में पढ़ाएंगे, अंग्रेजी शिक्षा देंगे तो पैसा दो, नहीं तो मत दो। पहला ग्रुप था उसे कहा गया ओरिएंटलिस्ट और बाद वाले ग्रुप को कहा गया एंग्लिस्ट। जो एंग्लिस्ट थे उन्हें लीड कर रहे थे थॉमस मैकाले। और ये जो क्लैश था ये कब जाके ख़त्म होता है? 1835 में ख़त्म हो जाता है, जब मैकाले मिनट आ जाते हैं। मैकाले मिनट ऑन एजुकेशन एक पूरी की पूरी पॉलिसी लिख देते हैं। मैकाले 10, 12, 15 पॉइंट में बता देते हैं कि इंडियन एजुकेशन कैसा होगा। और गवर्नमेंट एंग्लिस्ट की डिमांड को पूरा करने के लिए एग्री हो जाती है। उनको भी लगता है अंग्रेजी शिक्षा देना ज़्यादा ज़रूरी है, तो वेस्टर्न एजुकेशन को इम्पार्ट किया जाने लगा। और किस भाषा में? इंग्लिश। हमारे इंडियंस, हमारे नेटिव्स को इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन दी जाने लगी। कौन सी एजुकेशन? वेस्टर्न एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पर जीत किसकी हुई? एंग्लिस्ट की। तो मैकाले का सिस्टम ऑफ एजुकेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गया, जिसको वो क्या कहते हैं, अप्रूव करने वाले थे गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक बड़े खुश हुए, वाह मैकाले तुमने क्या बढ़िया एजुकेशन पॉलिसी बनाई है ना, क्या बढ़िया मिनट लिखा है, चलो चलो तुम से हम एग्री हैं, अब से भारतीयों को अंग्रेजी में शिक्षा दी जाएगी और वेस्टर्न एजुकेशन दी जाएगी। इंग्लिश ने रिप्लेस कर दिया पर्शियन को, संस्कृत को। इंग्लिश नाउ रिप्लेस्ड कोर्ट लैंग्वेज पर्शियन। कोर्ट की लैंग्वेज पहले क्या हुआ करती थी? पर्शियन। इंग्लिश ने उसे भी रिप्लेस कर दिया और अंग्रेजी ऑफिशियल भाषा बन गई 1844 में। इट वॉज इंग्लिश क्या डिक्लेयर हो गई? ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर हो गई। कब डिक्लेयर होगी? 1844 में। क्लियर है? अंग्रेजी भारत की
राजभाषा बनी, ऑफिशियल लैंग्वेज बनी। कब बनी? 1844 में। फिर आया वुड्स का डिस्पैच। अब आएगा वुड्स का डिस्पैच और कब आएगा? 1854 में। फिर चेंजेस आएंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। कब? जब वुड्स का डिस्पैच आ जाएगा। चार्ल्स वुड ने प्रिपेयर किया था इस डिस्पैच को, चार्ल्स वुड ने डिस्पैच किया था, इसलिए इसे वुड्स डिस्पैच कहते हैं। और कब आए थे? 1854 में। ठीक है, इसलिए इनके नाम के आगे इसका नाम रखा गया है। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट नाउ हैड एजुकेशनल डिपार्टमेंट। वुड्स के डिस्पैच में लिखा गया कि भाई हर डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशनल डिपार्टमेंट बनाओ, हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक एजुकेशनल डिपार्टमेंट बनाओ। ऑल्सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल, प्राइमरी से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल तक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। तो बेटा प्राइमरी से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल तक के इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किए गए एज पर वुड्स डिस्पैच। नहीं गए, मतलब वुड्स ने अपने डिस्पैच में कहा गया कि भाई आपको प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक के इंस्टीट्यूशंस को बनाना है, कॉलेज भी बनाना है, स्कूल भी बनाना है, प्राइमरी स्कूल भी बनाना है, प्री प्राइमरी भी बनाना है ना, हाई स्कूल भी बनाना है, इस तरीके से। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास 1857 में सेटअप की गई। ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे इन्हें यूरोपियन हेडमास्टर्स प्रिंसिपल्स ही रन करते थे, क्योंकि उस टाइम में यहाँ पर हमें पता ही नहीं था ना कि कैसे कौन सी चीज़ डील की जाएगी, इसलिए वेस्टर्न यूरोपियन हेडमास्टर्स, यूरोपियन प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशंस को रन करते थे। एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान था। बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट इज़ अ कॉम्प्रहेंसिव प्लान, वुड्स डिस्पैच इज़ हेल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। वुड्स के डिस्पैच को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो यहाँ पर बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि वुड्स डिस्पैच को हम क्या बुलाते हैं, क्या कहते हैं? हेल करना, बुलाना, कॉल करना, क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। अब हम देखेंगे भाई कि वेस्टर्न एजुकेशन जब हमें मिलने लगी, हमारे इंडियंस को मिलने लगी, तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट हुए। पहला, हम नेगेटिव इम्पैक्ट्स को पढ़ेंगे। तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स में ही पहला इम्पैक्ट था ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन डिक्लाइन हो गया। हमारा जो आदिकाल से चला आया एक बहुत ही शानदार सिस्टम था एजुकेशन का, जिसे हम ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम कह रहे हैं, वो क्या हो गया? डिक्लाइन, पूरी तरह ख़त्म हो गया। ठीक है। ब्रिटिश पॉलिसीज़ सिर्फ किसको हेल्प की? अर्बन मिडिल क्लास पीपल को। द ब्रिटिश पॉलिसीज़ ओनली हेल्प द अर्बन मिडिल क्लास पीपल, क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो इंडियंस को इस तरीके से ट्रेन करना चाहते थे कि वो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं उनमें सबॉर्डिनेट बन के काम कर सकें। क्लियर है? ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन पूरी तरह डिक्लाइन हो गया। ब्रिटिश की पॉलिसी ने सिर्फ अर्बन मिडिल क्लास को हेल्प किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमें सिर्फ क्या बनाना चाहते थे? इस तरीके से कंडीशन करना चाहते थे कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे सबॉर्डिनेट बन के रह जाएं। दे वॉन्टेड टू प्रोड्यूस लॉयल इंग्लिश स्पीकिंग क्लर्क्स। उनका हमें शिक्षा देने से मतलब यही था कि हम एक ऐसी क्लास बना दें लोगों की जो अंग्रेज़ों के टुवर्ड्स लॉयल भी हो, अंग्रेजी बोलना भी जानते हो और क्लैरिकल काम कर पाए। हु दे कुड एम्प्लॉय एट मच लोअर वेजेस, और जिन्हें हम सस्ते दामों पे हायर कर लें। अंग्रेज चाहते थे हम इंग्लिश भी बोलें, हम अंग्रेज़ों के लॉयल भी बन जाएं और कम सैलरी में क्लर्क बन के इनके लिए काम करते रहें। काम के लिए अगर ये ब्रिटेन से किसी व्यक्ति को बुलाते तो वो ज़्यादा पैसा लेता, ब्रिटिश काउंटर पार्ट ज़्यादा पैसा लेता, हमें कम दामों में एम्प्लॉय कर देते थे। इनकी पॉलिसीज़ का एम बिल्कुल भी रूरल फोक के लिए नहीं था। गांव वाले लोगों के लिए कुछ नहीं सोचते समझते थे। पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ो, तुम तो खेती करो, हमें रॉ मटेरियल दो, तुम्हारे रॉ मटेरियल की बहुत ज़रूरत है हमें। कंसिक्वेंटली जो विलेज फोक थे वो इलिटरेट रह गए। भाई हमारे यहाँ जो लिटरेसी परसेंटेज था ब्रिटिशर्स के टाइम में सबसे कम रहा। लिटिल टेक्निकल एजुकेशन दी गई इंडियंस को, क्योंकि ये हमें टेक्निकली कुछ अच्छा बनाना ही नहीं चाहते थे। चाहते थे बस तुम लिखा पढ़ी का काम करो, क्लैरिकल जॉब करो, तो हमें टेक्निकल एजुकेशन उन्होंने दी ही नहीं। द एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड ड्रिफ्टेड अपार्ट। और जो पढ़े लिखे थे और जो ना पढ़े लिखे थे, क्योंकि देखो जो पढ़े लिखे थे वो अंग्रेजी में पढ़ रहे थे, इंग्लिश कल्चर को सीख रहे थे, और जो अनएजुकेटेड थे वो इंग्लिश कल्चर को नहीं सीख रहे थे, इंग्लिश भी नहीं सीख रहे थे। तो इन दोनों में हमने देखा एक ट्रेंच डेवलप होती गई, एक दूसरे से ये ड्रिफ्ट करते गए, दूर होते गए। ठीक है। और फिर हमने देखा कि इंडिया में लिंग्विस्टिक कल्चरल गल्फ आ गई।
इन दो ग्रुप्स के बीच में, जो पढ़ रहे थे उनके बीच में और जो नहीं पढ़ रहे थे उनके बीच में ट्रेंच आ गई, गल्फ आ गई, ये दोनों एक दूसरे से दूर होते गए। कुछ जो इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस थे उन्होंने पूरी तरीके से यूरोपियन कल्चर को ऑप्ट कर लिया, यूरोपियन वैल्यूज़ को ऑप्ट कर लिया और अपनी खुद की कल्चर से अपने आप को दूर कर लिया। तो ये चारों नेगेटिव इम्पैक्ट आपको एज इट इज़ लर्न कर लेने हैं कि हम अपने कल्चर से दूर हो गए, एजुकेटेड अनएजुकेटेड के बीच में एक गल्फ डेवलप हो गई, ये दोनों एक दूसरे से ड्रिफ्ट हो गए। फिर ये सिर्फ मिडिल क्लास को पढ़ाकर उन्हें क्लैरिकल जॉब देना चाहते थे, रूरल एरियाज़ के रिगार्ड्स में इन्होंने कुछ सोचा ही नहीं और हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन था वो पूरी तरह ख़त्म हो गया। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात करें तो भाई ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव हुआ, बहुत कुछ पॉजिटिव भी हुआ। वो ये था कि अंग्रेजी शिक्षा में हमें लिबर्टी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी सिखाई गई। हमें ये सिखाया गया कि तुम्हें तुम्हारे अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। तो भाई कुछ लोगों ने बोला हाँ लड़ना तो चाहिए, तो हम क्यों नहीं लड़ रही हैं? अंग्रेज़ों ने तो हमें पूरे राइट्स नहीं दे रखे, हम क्यों फ्रेटर्निटी पे बिलीव नहीं करते हैं, हमें क्यों लिबर्टी नहीं मिल रही है? तो अंग्रेज़ों ने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करके इंडिया में। ठीक है, तुम देखो नेहरू को देखो, गांधी को देखो, सुभाष चंद्र बोस को देखो, ये जितनी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करो, बी आर अम्बेडकर की बात करो, जितने भी तुम ऐसे बड़े बड़े लोगों को जानते हो समझते हो ना, ये सब अंग्रेजी शिक्षा लेके समझदार हुए थे। इनने लड़ना सीखा, अपने अधिकारों के बारे में बात करना सीखा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ तो अंग्रेज अपने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम किए। इंडियंस वर मेड अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट्स हैपनिंग ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। पहली बात तो हम इंडियंस को समझ में आया कि भाई पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। दूसरा, एजुकेशन ने इंडियंस को अवेयर किया कि भाई इनजस्टिस क्या होता है और अंग्रेज़ तुम्हारे साथ कितना इनजस्टिस कर रहे हैं। और जब एजुकेशन हमें मिली तो हमने दूसरे लोग जो अनएजुकेटेड थे उन्हें भी फॉरेन रूल के इल्स को बताया, खराबियों को बताया, खामियों को बताया। पहले एक हिंदी भाषी तेलुगु भाषा नहीं जानता था, तमिल नहीं जानता था, है ना, उड़िया नहीं जानता था, गुजराती नहीं जानता था, तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती थी। अब अंग्रेज़ों ने पूरे इंडिया में सबको अंग्रेजी पढ़ाना चालू कर दिया। ब्रिटिशर्स टॉट अस इंग्लिश और इंग्लिश बन गई एक यूनिफाइंग बॉन्ड। इंग्लिश एक्ट एज कॉमन लैंग्वेज, इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज की तरह काम करने लगी और जो लिंग्विस्टिकली डाइवर्स नेशन था उसमें एक कॉमन भाषा मिल गई जिसका नाम था अंग्रेजी। इससे हम नेशनलिज्म के आइडिया को प्रॉपरली प्रोपेगेट कर पाए फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ। रैशनलिज्म, सोचने समझने की शक्ति, ह्यूमैनिज्म, लिबरलिज्म, इसने इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस को इंस्पायर किया कि भाई लड़ो, किसके खिलाफ? फॉरेन रूल के खिलाफ। रैशनलिज्म का मतलब था साइंटिफिक अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ। हर चीज़ पे बिलीव नहीं कर लेना बिना क्वेश्चन किए हुए। रैशनल क्या बताते हैं? आप सोचो, समझो, क्वेश्चन करो। हर उस चीज़ को एक्सेप्ट मत कर लो जो मिल रही है तुम्हें एज इट इज़। सोचो, समझो, क्वेश्चन करो। ह्यूमनिज्म मीन्स बिलीविंग ऑन ओन कैपेबिलिटीज़ एंड प्रमोटिंग लव, रिस्पेक्ट, इक्वालिटी फॉर ऑल। ह्यूमनिज्म इन्होंने पढ़ाया जिसमें हमें रिस्पेक्ट सिखाया, लव को प्रमोट करना सिखाया, इक्वालिटी की बात की। तो अंग्रेज़ों ने तो इक्वालिटी लगभग ख़त्म ही कर दी थी ना इंडिया में। वो खुद सुपीरियर, हम इन्फीरियर। तो हम जब इंग्लिश एजुकेशन ले लिए तो पता चला भाई कौन सुपीरियर कौन इन्फीरियर, इक्वालिटी होना चाहिए, सब बराबर होनी चाहिए। अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड इक्वालिटी गेव बर्थ टू लिबरलिज्म। और ये जो ब्रदरहुड, इक्वालिटी आई, इससे लिबरलिज्म को जन्म मिला। हम वीडियो को करना है यहीं ख़त्म। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, वीडियो फॉर्मेट में कोई इंप्रूवमेंट कराना चाहते हो तो डू राइट इन कमेंट सेक्शन।